Hello friends, welcome to my channel Education Warrior V. And in my last few videos I have discussed about the syllabus of it in detail, like section A and section B, talking about literature and grammar section as well. Now in the continuation to this, today we are going to start with our literature section. In that we'll pick up first, that is poetry section, right? Like being in class 10, you might have read only 4 poems. Talking about class 11, that is quite extended to 10 poems. Likewise in class 12 also, you are going to study 10 poems now. So today we have chosen the very first poem, and that is, you might have seen in your syllabus. The title of the poem is Character of a Happy Life. It is composed by Sir Henry Wotton. So, before we start the poem, let me discuss something important with you, and let us learn it first. Then, why we should study this poem? हमें ये poem क्यों पढ़नी चाहिए? So, let me tell you with a very short story. If I ask you, अगर मैं आपसे पूछूं कि एक बिजनेसमैन है और वो रोज 20 से 25 हज़ार रुपये कमाता है, और वहीं पे एक मजदूर है या एक रिक्शा खींच चलाने वाला है जो सिर्फ 300 से 400 रुपये कमाता है। अगर एक दिन ऐसा हो जब वो बिजनेसमैन सिर्फ 10,000 रुपये ही प्रॉफिट कर पाए, और जो रिक्शा वाला हो वो उस दिन 400 की बजाय 600 रुपये कमा ले, सबसे ज़्यादा खुश कौन होगा? वो बिजनेसमैन जिसने 20-25 हज़ार रुपये प्रॉफिट के बजाय उस दिन सिर्फ 10,000 रुपये कमाए, या वो एक रिक्शा वाला जो रोज़ 300 से 400 रुपये कमाता था लेकिन उस दिन उसने 600 रुपये कमाए? जाहिर सी बात है वो रिक्शा वाला ही खुश होगा। सो अगर हम इस पोएम का टाइटल देखते हैं, कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ। सो कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ, हिंदी में इसको अगर समझें तो इसका मतलब ये होता है कि एक खुश व्यक्ति। क्योंकि आजकल हम लाइफ में सिर्फ एक ही फिनोमेना के पीछे भागते हैं, वो है खुश। कि कितने खुश हैं हम, कितना खुश अपने आप को हम कर लें। और खुश होना अलग अलग लोगों के लिए अलग मायने रखता है। अगर हम बात करते हैं कि स्टूडेंट के लिए, तो अगर वो उस दिन कुछ अच्छा सीख पाता है और अपने फ्यूचर के लिए कुछ अच्छा बिल्डअप कर पाता है तो वो हैप्पी होगा। एक टीचर की अगर बात की जाए कि वो कब खुश होगा, तो वो उस दिन खुश होगा जब वो अपने टीचिंग्स को अपने बच्चों तक, अपने पीपल्स तक, अपने स्टूडेंट्स तक कन्वे कर पाता है, उसके बच्चे सीख जाते हैं। और अगर हम बात करें क्रिकेटर की, एक स्पोर्ट्स पर्सन की, अगर वो उस दिन कुछ एक अच्छा, इतना अच्छा प्रदर्शन करता है कि अपने टीम को वो जिता देता है या मेडल लेकर आता है, तो वो उसकी खुशी होगी। तो अलग अलग लोगों के लिए खुशी के अलग अलग मायने होते हैं। उस स्टोरी में अगर हमने देखा कि 10,000 रुपये कमाने के बावजूद भी वो बिजनेस में उतना खुश नहीं है, लेकिन अगर हम बात करें एक उस रिक्शे खींचने वाले की, जहाँ उसने 200 रुपये कुछ एक्स्ट्रा कमाए और दिनों की अपेक्षा, तो वो ज़्यादा खुश है। और फ्रेंड्स, इफ़ आई टॉक अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ हैप्पीनेस, इफ़ आई टॉक अबाउट हाउ हैप्पी यू आर, तो उसका कोई पैरामीटर नहीं होता आप कितने खुश हो, रिगार्डलेस ऑफ फैक्ट कि आप क्या हो, किस पोजीशन पे हो, किस स्टेटस पे हो, कहाँ से बिलोंग करते हो, दैट डजेंट मैटर। हाउ हैप्पी यू आर, दैट्स व्हाट एवरीथिंग ऑल अबाउट, राइट? So now moving on to the poem, and without any further ado we'll start with the poem. मैं आपको बताऊंगा कि आपको एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, और एग्जैक्टली पोएम पढ़ते वक्त, उसको समझते वक्त हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ताकि हम एग्ज़ाम्स के उन क्वेश्चंस के आंसर अच्छे से कर पाएँ और अच्छे मार्क्स ला पाएँ। So before we start poem, let us let us know something about the poet Sir Henry Wotton. So Sir Henry Wotton was born in the year 1568. He was educated at Winchester, Oxford, Middle Temple. He became agent and secretary to the Earl of Essex, and he was the ambassador at the court of Venice. He served various other diplomatic missions as well. Talking about the poem, I have already discussed about that in this poem we'll come to know about the essential qualities of a happy man, of a happy life, कि वो कौन कौन सी qualities, वो कौन कौन सी traits होते हैं जो एक मनुष्य को खुश बनाते हैं, या अगर हम कहें कि हाउ कैन वी कॉल दैट पर्सन अ हैप्पी मैन, एंड उसकी क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं। सो इन दिस पोएम द पोएट डिस्क्राइब्स द क्वालिटी नेसेसरी फॉर अ ट्रूली हैप्पी मैन, that is talking about independence, honesty, truthfulness, straightforwardness,
he should be diligent, he should be hardworking, he should be considerate, he should be sympathetic, he should be compassionate. बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं जो हम इंग्लिश वर्ड्स में बता सकते हैं, लेकिन एग्जैक्टली जब आप एग्ज़ाम्स में उन क्वेश्चंस का आंसर करने जाओगे तो आपको दो टाइप्स के क्वेश्चंस मिलेंगे. जो पहला क्वेश्चन होगा वो होगा जिसमें आपको पोएम पहचाननी होगी और उसका रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट के साथ आपको उसका एक्सप्लेनेशन करना पड़ेगा. आई मीन यू हैव टू आंसर दैट क्वेश्चन इन 3 headings, that is reference first, context second, and last, that is about the explanation. So so these qualities that he has discussed in this poem. Now let us read the poem first and try to see that how we should recite the poem and how we should try to, because while reciting the poem we can understand the half of the meaning, right? So here is our poem. The first stanza goes: how happy is he born or taught, that served not another's will, whose armor is his honest thought, and simple truth his utmost skill. This is about the first stanza. The second stanza goes like: whose passions not his masters are, whose soul is still prepared for death, untied unto the world by care of public fame or private or vulgar breath. So this is the second stanza. So first we'll understand the first stanza, that how we can explain that. So as the line says, who had his life, talking about the qualities of being a happy man, right? So he said that how happy is he born or taught, that serve not another's will. So friends, if I talk about the first two lines, so what qualities he has discussed? So it's very clear that in this poem, in this particular stanza, what he's talking about, he's pointing out the qualities of a happy man. He says that the happy man is independent in his thinking and action. He's not dependent on others, and he's self-dependent. Talking about his actions, talking about his thoughts, talking about whatsoever imagination he has, whatsoever action he's going to perform, he's not going to ask anybody else that whether he should do it or not. Rather, he is self-capable of deciding that yes, I'm going to get it done. It means हम हिंदी में कह सकते हैं कि वो एक प्रसन्न व्यक्ति अपने विचारों तथा कार्यों में स्वतंत्र होता है, वो आत्मनिर्भर होता है. So this is about the first two lines. अगर हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट की 2 लाइन्स पढ़ते हैं जिसमें कुछ वर्ड्स, टफ वर्ड्स आते हैं, जैसे आर्मर, whose armor is his honest thought and simple truth his utmost skill. So उसका आर्मर, उसका कवच क्या है? सो whose armor is his honest thought. और वो जो पोएट है वो अब ये कह रहा है कि now he is so happy. Why is he happy? Why? Because he is not dependent on others. He is self-dependent. But next वो क्या बोलता है कि he is always honest and has no ill will for anybody. He has no malicious thoughts. वो किसी और के प्रति कोई भी दुर्भावना अपने मन में बिल्कुल भी नहीं रखता है. So he does not need any other weapon for his protection. तो उसे और किसी वेपन की आवश्यकता नहीं है कि वो अपने आप की रक्षा उससे करे, बल्कि वो अपने अच्छे विचारों की वजह से जो उसका कवच है वो उसके अच्छे विचार है. और यही नहीं, वो आगे कहता है द ग्रेटेस्ट क्वालिटी ऑफ हिज कैरेक्टर इज ओनली ट्रूथ, बिकॉज ही स्पीक्स ओनली ट्रूथ. He speaks only truth. And apart from that, for this quality he is honored, he is respected, he is appreciated, उसकी प्रशंसा की जाती है. Thus the man who has these qualities will be happy beyond any expectation. हम हिंदी में से कह सकते हैं, इसलिए उसे अपनी सुरक्षा के लिए किसी अन्य हथियार की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वो सदा ईमानदार होता है और किसी प्रति कोई भी दुर्भावना नहीं रखता है. उसके चरित्र का, उसके कैरेक्टर का सबसे महान लक्षण जो होता है वो केवल सत्य होता है, और इसी गुण के कारण उसका सम्मान किया जाता है. इस प्रकार वो मनुष्य जिसमें ये सभी गुण होंगे वो आशा से अधिक प्रसन्न होगा, इसे हम ये कह सकते हैं. हम फिर से स्टांजा को पढ़ते हैं और इसे समझ सकते हैं. हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न और टॉट दैट सर्व नॉट अनदर्स वेल, हुज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट थॉट एंड सिंपल ट्रूथ हिज अटमोस्ट स्किल. आई होप इस फर्स्ट स्टैंजा को अपनी बुक से आप देखेंगे और मेरे इस एक्सप्लेनेशन को सुनेंगे. इस वीडियो के साथ आई हैव इंक्लूडेड फ्यू इमेजेस एज वेल, सो आप उन इमेजेस को देख सकते हैं, उनको समझ सकते हैं और बार बार सुन कर आप इसे रिवाइज कर सकते हैं. इन माई नेक्स्ट वीडियो आई विल upload the second stanza of it, and I'll explain and I'll tell you how to write the reference, context and explanation of it.
सो मेरे नेक्स्ट वीडियो में मैं सेकंड स्टांजा और थर्ड स्टांजा के बारे में बात करूँगा. आप इसे देखें, सुने और समझें. In case of any doubt, any question, any queries, you can comment me, you can text me and can ask me about it. I hope you like the video and you will share it to your friends as well. Please subscribe my channel. Thank you so much.